अब कश्मीरियों का हिंदुस्तान के साथ रहना नामुमकिन है। 2017 में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 2021 के आखिर में मुकम्मल हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, मामला एक बड़ा अहम है कि पंजाब इस वक्त जो है वो खासी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून करीब आ सकते हैं मरकज़ और सूबे में। शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी चाह रहे थे कि PDM का किसी न किसी तरह से हिस्सा हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा, लेकिन जो एक अब ज़राए ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने एक ऑफ़र किया है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वो कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट हमारा, वज़ीर आला पंजाब नून लीग का होना चाहिए, स्पीकरशिप भी कौमी असम्बली की नून लीग ही रख ले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है, ज़रा बता रहे हैं कि काफ लीग और GDA इस सारे मामले के अंदर वो इस इत्तेहाद का साथ देंगे जो बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की सूरत में। कौमी असम्बली की स्पीकरशिप के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि ज़रदारी का पैगाम सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून शहबाज शरीफ को पहुंचाया गया और शहबाज शरीफ साहब ये जो पैगाम है वो नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया है। ये ज़राए खबर दे रहे हैं। अब क्या वाकई इस किस्म के मामलात जो हैं वो होने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो 2 दिन पहले बयान दिया गया था जरदारी साहब का, उस पर खासे नालाम भी नज़र आए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब ने भी ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इस पेशकश को तस्लीम करने से इनकार किया है कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहती है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक मकबूजा वादी के हवाले से कि मकबूजा वादी कश्मीर में बर्बरियत का खेल जारी है और ये खेल कोई आज से नहीं, पिछले 75 साल से ही इसी तरह से जारी है। लेकिन इस पर तेज़ी ख़ास तौर पर तब से आई है जब नरेंद्र मोदी की पहली हुकूमत थी, फिर उसके बाद दूसरी हुकूमत, और कश्मीर की जो हैसियत है, उसकी डेमोग्राफी है, उसको तब्दील करने के हवाले से आए रोज़ ये चीज़ें नज़र आती हैं कि नौजवानों को पकड़ा जा रहा होता है, नौजवानों की शहादतें हो रही होती हैं, लेकिन यह सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। आज हम बात करेंगे कि ये क्या इस वक्त ख़ित्ते में जो ख़तरात मंडला रहे हैं उसका इदराक नहीं है आलमी ताकतों को। अक़वाम मुत्तहिदा जिसके दरवाज़े पर बार बार दस्तक दी जाती है, लेकिन वहाँ सिवाय करारदाद मंजूर होने और मजम्मत की चंद बातों के अलावा कोई प्रेशर नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें जिसे हम सलामती कौंसिल्स के मेंबर कहते हैं, वहाँ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि भारत आए रोज़ बेगुनाह नौजवानों का कत्ल कर रहा है, बेगुनाह लोगों की बेहुरमती की जा रही है और स्टिल वहाँ पर सूरत हाल वैसी की वैसी है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ़ हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लगारी साहब, ये नस्ल दर नस्ल का मामला है, चौथी नस्ल है जो कुर्बानियाँ दे रही है इस वक्त आज़ादी कश्मीर की, और चौथी नस्ल पाकिस्तान में बैठी उनकी आज़ादी के लिए जो है वो इंतज़ार कर रही है, मुंतज़िर है कि कब ये लम्हा होगा। लेकिन वो इंतज़ार आज़ादी के तो बहुत दूर की बात, आए रोज़ उठने वाले जनाज़ों को कंधा देते हुए और हम यहाँ पर इस बात का अफसोस करते हुए, काफ़ी अफसोस मलते हुए नज़र आते हैं। ये जुल्म और सितम उस वक्त से जारी है जब यहाँ पर डोगरा राज का क़याम हुआ और डोगरा राज को अंग्रेज़ों ने ये पूरी वादी, कश्मीर की वादी, जम्मू और ये जो लद्दाख का इलाका है उसे बेचा गया था चंद टकों के एवज़, 70 लाख के एवज़ बेचा गया था। और डोगरा राज ने यहाँ पर वही तरीक़ाकार अख्तियार किया था जो उसके बाद आज नरेंद्र मोदी और उससे पहले की हुकूमतें, भारतीय हुकूमतें करती रही हैं। और इस जुल्म और सितम को, इस जबर को और इस ज़्यादती को एक सदी के करीब होने वाला है और कोई भी कौम इतने तवील अरसे तक अपनी मुज़ाहमत को जारी रखती है। हमारी लापरवाहियों, हमारी गैर जिम्मेदारियों और एक यहाँ पर कश्मीर का आज़ाद हिस्सा होने के बावजूद, हमारे कोताहियों के बावजूद लोगों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। आज भी वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ वाबस्ता करते हैं और लाशें पाकिस्तान के परचम में लपेट कर और
उनको दफन करने जाते हैं इस ख़तरनाक जबर में, जहाँ पर किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में इतनी फ़ौजी मौजूदगी नहीं है जितनी कश्मीर के इस खित्ते में मौजूद है। फिर जो कुछ मोदी सरकार ने किया, उन्हें जो छोटी सी एक रस्मी सी एक सोवरेनिटी मिली हुई थी, उसको भी उन्होंने न सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि उनकी जो रियासत की हैसियत थी और सूबे की हैसियत थी उसे भी ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट मरकज़ के कंट्रोल में ले लिया और उसे बांट दिया कई हिस्सों में, यानी लद्दाख अलग कर दिया, वादी अलग कर दी और जम्मू अलग कर दिया है। तो ये हमारी कोताहियों के बावजूद ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है और लोगों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। लोग लाशें उठाते हैं, लोग अपने प्यारों की जो है तदफीन करते हैं, लोग अपनी माँओं बहनों और बेटियों की असमतों की ताराज होने के बावजूद भी अपना ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं तोड़ते हैं। और ये उन लोगों का अपना एक कमिटमेंट है और एक हमारी हुकूमतों की और हमारे जो फैसला साज इदारे हैं उनकी ये मैं समझता हूँ कोताही है। उन्हें अपनी तरजीहात में नंबर अव्वल पर रखना चाहिए कश्मीर को कि कश्मीर का मसला हल हो। आप डायलॉग से हल कर सकते हैं तो करें, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर हल कर सकते हैं तो करें, आप ताकत के इस्तेमाल से कर सकते हैं तो करें ना। लगारी साहब, इस पे आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ये बयान आया। उन्होंने कहा मसला कश्मीर हल करने की पूरी कोशिश की, हिंदुस्तान से बात करें, लेकिन उन्होंने हमारी चीज़ को, मुज़ाकरात की चीज़ को कमज़ोरी समझ लिया। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में इस वक्त जो है वो कश्मीर की वजह से पूरा यरगमाल बना हुआ है। अच्छा, हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया लोन साहब आपके वक्त का भी। अच्छा लोन साहब, ये जो सूरत हाल है, एक तरफ तो हम रोज़ जुल्म सितम ये देखते हैं कि वहाँ लाशें उठाई जा रही हैं नौजवानों की, बेगुनाह नौजवानों की, और जिसका जब दिल करता है भारतीय फ़ौज का वो घरों को तबाह कर रही है कीमियाई मवाद इस्तेमाल करके। लेकिन पूरी दुनिया में खामोशी जो है, जो आलमी ताकतें हैं, जो बड़े इदारे हैं, उनकी खामोशी दिन ब दिन वैसे ही चल रही है। तो क्या यही फिर है कि कश्मीर पे इस तरह से हम पे जुल्म होता रहे और दुनिया खामोश रहे? जी, इसमें कोई शक नहीं। मकबूज़ रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है। हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, चौराहे पे, सड़कों पे दन आते हैं ये कश्मीरी। अब मकबूजा कश्मीर में कामी नज़र आते हैं, ज़्यादा भारतीय फौज नज़र आती है। इनकी 15 लाख से ज़्यादा फौज वहाँ पर, जिसमें इनकी जो प्रोफेशनल आर्मी है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, विलेज डिफेंस कमेटी है, इनकी इंटेलिजेंस, तो वहाँ 80 लाख लोगों को जो है ना पिंजरे में कैद कर दिया गया है। ये सूरत हाल दुनिया के सामने है, हालांकि दुनिया बाखबर भी इन चीज़ों से। बदकिस्मती हम मुसलमान हैं, 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, हक खुदरादत मिला, मगर दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं इस दुनिया में जो हक आज़ादी से महरूम है। एक कश्मीर है, एक फ़लस्तीन है। और ये यूनाइटेड नेशंस की जो है ना कमज़ोरी है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे ये जो है ना सवालिया निशान है कि जहाँ हमारी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है, ताहम कश्मीर चूँकि एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, हम चूँकि दारफर वाले नहीं है, हम ईस्ट तैमूर वाले नहीं है, नहीं तो दुनिया आगे आई होती और इस मसले को हल किया होता। हम जो है मुसलमान है और हक खुदरादत की बात करते हैं, हालांकि ये इदारा हमारे इस हक खुदरादत का जामिन है, मगर हमें अक़वाम मुत्तहिदा से जो है ना बड़ी मायूसी हुई है। इसका किरदार बड़ा मायूस कुन है। इसके दोहरे मिरार पे जो है ना वो एक सवालिया निशान है कि क्या हो रहा है ये। हम भी आखिर इंसान हैं, हमें जीने का हक नहीं है क्या? हमें आज़ादी से रहने का हक नहीं है? वहाँ पर हमारे जहाँ बुनियादी हुकूक सलब है, वहाँ पर रिलीजियस राइट्स भी सलब है। आए रोज़ वहाँ हमारे नौजवानों को कत्ल किया जाता है, उनको उठा के नामालूम जगहों पे दफन किया जाता है, कोई शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाती है, उनके पेरेंट्स को नहीं बनाया जाता है और दहशतगर्दी का लेबल लगा के उनको जो है ना नामालूम जगहों पे दफन किया जाता है। अब उन्होंने एक और ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ लॉन्च की है जो फेस रिकॉग्निशन जो है ना टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में गैर कानूनी है। ये कैमरे वहाँ नस्ब किए जाएंगे ताकि डेटाबेस हासिल किया जाएगा, लोगों की मालूमात हासिल की जाए। हालांकि ऑलरेडी श्रीनगर और दूसरे इलाकों में सैकड़ों की तादाद में कैमरे नस्ब है, मगर आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ सामने लाई गई ताकि हम लोगों की शिनाख्त करें और उनको वहाँ से दर लें।
तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया में, इसको सॉफ्टवेयर नहीं बैन किया है, अमेरिका के अंदर भी इसको बैन है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है। ये जेनोसाइड में वहां पर मुलविस है, वॉर क्राइम्स में ये इनकी फोर्सेस मुलविस है, किसी जगह जो है ना वो जवाबदेह नहीं है। ये इनको जो ब्लैक लॉज है वहां पर, ड्रैकोनियन लॉज है, उनके इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लोन साहब, बातचीत जो है वो हो सकती होती है कि दुनिया के फोरम्स पर तो बात वन साइडेड तो कर लेता है पाकिस्तान, लेकिन ये बायलैटरल मामला है तो बायलैटरल में ये गुफ्तगू भी नहीं की जाती है, मज़ाकरात नहीं होते हैं। माजी में तो किसी दौर में कुछ हुआ भी, लेकिन अब जब से मोदी हुकूमत है, 2 टेन्योर उनके हो गए हैं, बातचीत के दरवाजे बंद हैं। जब ये बातचीत ही नहीं है, मज़ाकरात ही नहीं है, तो फिर कैसे मामलात ये आगे बढ़ सकते हैं, हल की जानिब जा सकते हैं? कदरे कुछ कम अज़ कम ये जो एक लॉकडाउन सी कैफियत है वो तो ख़त्म हो सकती है, वो भी नहीं हो रही है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, हम शुरू से ही इस बात पे कायम रहे हैं कि कंपोजिट डायलॉग हो। हम चूंकि कंपोजिट डायलॉग के कायल हैं, कश्मीरी क़ियादत जो है या जो पाकिस्तान है, अलबत्ता मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई इंटरनल मामला नहीं है। जिस तरह से मोदी हिंदुस्तान में आके कहता है ये मेरा इंटरनल मामला है, फिर जब बाहर चलता है तो कहता है बायलैटरल इशू है। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट टेरिटरी है जी, बिल्कुल। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा इसका फैसला जब तक ना कश्मीर, चूंकि वो प्राइमरी पार्टी है, प्रिंसिपल पार्टी है, आप उनको एतमाद में लिए बगैर इस मसले का जो है ना पूरा हल नहीं निकाल सकते हैं। तब हिंदुस्तान की हमेशा से जो हददर्मी रही है, उसकी जो रविश है बड़ी मनफी है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लचक का मुजाहरा किया, बातचीत की जो है ना वो काविशें बड़ी की कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। तब हिंदुस्तान को तैयार करना होगा, बैन अक़वामी बरादरी हिंदुस्तान को प्रेशराइज करे, हिंदुस्तान को वो जो है ना टेबल पर बिठाए, उसके बाद कश्मीरी भी इसमें शामिल हो, ताकि इस मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए कश्मीरी अवाम की उम्मीदों के मुताबिक। तो लिहाजा लेकिन वो तो सर उस हल की जानिब तो लोन साहब वो चीज़ें जा ही नहीं रही है ना उसे। तो लगारी साहब, फिर इसका मतलब है इंतज़ार दर इंतज़ार है कि शायद कभी भारत के अंदर हुकूमत की कोई तब्दीली हो और वो वाकई बातचीत की बात करें, वो बात जो जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर बात की थी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी उसके मुताबिक होगा, फिर उसके बाद हर आने वाली हुकूमत मुकर्ती की, और ये हुकूमत तो फिर खैर माशाल्लाह बिल्कुल ही मुख्तलिफ है नरेंद्र मोदी की। यहाँ तो चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं, तो फिर इंतज़ार, वेटिंग फॉर गॉड वाली सिचुएशन। मेरे ख्याल में अब एक वक्त आ गया है कि वो क़यादत कश्मीर की जिसने 1948 में और 1947 में तवक्को बांध ली थी हिंदुस्तान की लीडरशिप से, अब उन्हें अपने मौक़िफ़ से रजू करना चाहिए। अब उमर फ़ारूक को, महबूबा मुफ्ती को, फ़ारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद की जो अप्रोच और सोच थी उससे बाहर आना चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद की सोच से बाहर आना चाहिए। अब मालूम होना चाहिए उस लीडरशिप को, जो लीडरशिप अब तक हिंदुस्तान के साथ चलती रही है, उसे ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि अब कश्मीरियों का हिंदुस्तान के साथ रहना नामुमकिन है। वो इस सारे प्रोसेस से अलग हो जाएं, जो कांग्रेस से लगे हुए हैं, जो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, जो अपने आज़ाद हैसियतों में वो समझ रहे हैं कि हम बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। न तो शेख साहब ने कोई कारनामा अंजाम दिया, न तो गुलाम नबी आज़ाद ने कोई कारनामा अंजाम दिया, न कोई इस तरह का कारनामा जो है वो किसी और ने, और महबूब मुफ्ती ने या उनके वालिद साहब ने, मुफ्ती सईद साहब ने ना इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। अब वक्त आ गया, जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप खड़ी रही है जमकर 30 साल से, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मीर वाइस उमर फारूक, जिस तरह से गुलाम यासीन मलिक यासीन जो हैं वो खड़े हुए हैं, जिस तरह से शबीर शाह खड़े हुए हैं, जिस तरह से ये लोन ब्रदर्स खड़े हुए हैं, जिस तरह से ये सारी की सारी क़यादत फिर मिल बैठे, एक फोरम पर मिल बैठे, और इनको तय करना चाहिए कि भाई आज़ादी से कम और हमारा जो इल्हाक का वादा है पाकिस्तान के साथ उससे कम हम किसी बात पर राजी नहीं है। जब ये तय कर लेगी सारी लीडरशिप, तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि मुझे इस तसवाब राय की तरफ जाना है। और लोगों ने, अगर इन लोगों ने इतने तवील अरसे से 2000 जब 3 साल 4 साल पहले जो रिवोक कर दिया गया, उनके जो आर्टिकल्स उनको थोड़ा बहुत राइट्स देते थे उनको ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद अब क्या आस रह गई है कि अब भी आप जो है उसी जगह पर एहसास भी हुआ है। अगर भारत नवाज किस्म की पार्टियों को, कश्मीरियों को, तो वो बहुत देर से हुआ, और अब वो एहसास भी कर रहे हैं कि हाँ वो फैसला जो हुर्रियत रहनुमा कर रहे थे वो बेहतर था,
उस वक्त 47 में होने वाला हमारा फैसला बिल्कुल आज जो है वो मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया अमित लोन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कराची वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है कि आखिरकार कराची में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह होने जा रहा है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान आएंगे और फिर अब ये ग्रीन बस का आगाज़ हो जाएगा। 2017 में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 2021 के आखिर में मुकम्मल हो रहा है। कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। कफ़ील, क्या सूरत हाल है मंसूबे के हवाले से, और बताइएगा कि किस तरह से रूट होगा, कैसे लोगों को जाना होगा। करके वो दिन आ ही गया कि जब कराची वाले जो है वो ग्रीन बस मंसूबे को चलते हुए अब इस ट्रैक पर जो है वो बसेस देखेंगे। मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूँ, ये ड्राइवर मौजूद हैं, ये तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये बस जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस टेक्नोलॉजी के साथ तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगे चलता हुआ मेरे कैमरामैन मेरे साथ साथ हैं कैसर, दिखाएंगे कि ये वो पोर्शन है जो कि अगर हम बात कर लें तो ये ख़वातीन का पोर्शन जो है वो ये रखे गए जहाँ पर वो सिटिंग के लिए उनके लिए जगह होगी। इसी तरह कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा कि वो अगर आगे चले मेरे साथ, तो ये जो पोर्शन रखा गया है ये डिसेबल पर्सनस के लिए जो है वो रखा गया। कोई माजूर अफराद अगर हैं तो उनके लिए ये सीट्स हैं बाकायदा, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ वो बैठ सकते हैं बआसानी। और इसी तरह इस बस के अंदर खुशी तौर पर जो है वो मोबाइल चार्जिंग भी जो है ये तमाम केबल्स यहाँ मौजूद हैं जिसको आप लगा के जो है वो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं बाकायदा। कैमरामैन कैसे से कहूँगा थोड़ा सा आगे अगर वो और आएँ तो ये यहाँ पर एक और जो है वो पोर्शन रखा गया है। बहुत अच्छी और जदीद अंदाज में इस बस को जो है वो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है वो तमाम अफराद, और इसके अलावा साथ साथ सीट्स के साथ भी जो है चार्जिंग की सहूलत, USB पोर्ट जो है वो कैसर से कहूँगा तो थोड़ा सा दिखाएं क्लोज करके कि इसको जो है वो यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं मोबाइल आपको चार्ज नहीं तो बासानी आप चार्ज कर सकते हैं। USB पोर्ट के ज़रिए इसको जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो ये वो मर्दों का जो है ये पोर्शन है एंड के अंदर जो है वो रखा गया है। कल प्राइम मिनिस्टर इसको जो है वो इनॉग्रेट करेंगे और बाकायदा जो बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से ऑनवर्ड जो है ये कराची के शहरी से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। 15 रुपये से स्टार्ट होने वाला जो किराया है इस बस का। बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद, हमें आगाह कर रहे थे कि ग्रीन लाइन की बस किस तरह से और कैसे आप लोग जो है इसमें सफ़र करेंगे। अब देखना है कि कल इफ्तिताह होगा तो उसके बाद फिर ये बसों की हालत क्या होगी। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।